वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भैंसाझार परियोजना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मनियारी नदी, खरखरा नदी, अरपा नदी या फिर केलो नदी? इसमें सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरपा नदी के तट पर यह भैंसाझार परियोजना है। ठीक है, कहाँ? अरपा नदी के तट पर भैंसाझार परियोजना है, जो कि कहाँ पड़ेगा? कोटा के समीप। बिलासपुर का जो कोटा है, कोटा के समीप ही आपको भैंसाझार परियोजना देखने को मिलेगा। एक और परियोजना है, आपको नाम याद रखना चाहिए, भैंसा दरहा। तो ये दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भैंसा दरहा परियोजना है, जबकि ये भैंसाझार परियोजना है। ये भैंसा दरहा परियोजना जो है ये आपको मिलेगा कांगेर नदी पे, बस्तर में। ठीक है, कांगेर नदी में कहाँ मिलेगा? बस्तर पे। कांकेर नहीं है ना, कांगेर है। ये कांगेर नदी है जो कि बस्तर में पड़ेगा, उसी के ऊपर भैंसा दरहा परियोजना है। ठीक है, ये अरपा नदी के ऊपर ये भैंसाझार परियोजना जो है, ठीक है, मैंने बताया था कि अरपा की सहायक नदी कौन सी है? एक खारंग नदी बताया था आपको। ठीक है, अरपा की सहायक नदी खारंग नदी, और इस खारंग नदी पर ही एक खूटा घाट बांध है। ठीक है ना, खूटा घाट। ठीक है, इस खूटा घाट बांध को ना किसी एक संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संजय गांधी परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1920 में बनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अरपा की सहायक नदी खारंग नदी के ऊपर खूंटा घाट परियोजना, जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं, इसे 1920 में बनाया गया था। और अरपा नदी पे कौन सा परियोजना? भैंसाझार परियोजना है। ठीक है, मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी पे एक बांध याद रखिएगा, खुड़िया बांध। खुड़िया बांध। ठीक है, मनियारी नदी पे कौन सा बांध? खुड़िया बांध। इसको ना राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं। ठीक है ना, राजीव गांधी जलाशय। खुड़िया बांध का क्या नाम है? राजीव गांधी जलाशय। ये 1930 में बनाया गया था। 1930 में बनाया गया था। इसके बाद खरखरा नदी पे जाएंगे तो आपको एक खरखरा जलाशय मिलेगा, खरखरा जलाशय। ठीक है, ये मिट्टी से निर्मित एक जलाशय है। ठीक है ना, मिट्टी से निर्मित एक बांध है बोल सकते हो, जिसका निर्माण 1967 में हुआ था। मिट्टी से निर्मित एक बांध है जिसका निर्माण कहाँ हुआ था? 1967 में। ये बालोद जिला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केलो नदी पर आपको केलो परियोजना देखने को मिलेगा। ठीक है, केलो नदी पर केलो परियोजना। इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? रायगढ़ में। केलो नदी कहाँ बहती है भाई? रायगढ़ में बहती है, इसलिए रायगढ़ के अंदर ही ये बनाया गया। ठीक है ना, तो ये था प्रश्न क्रमांक 9 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, जो एक आंसर है कि भैंसाझार परियोजना कहाँ होता? अरपा नदी के ऊपर। मैं इतना मार के भी आगे टिक मार के मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकता था, जिसकी वजह से वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाता, दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा मकसद है कि ये क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद करवाऊँ और उसका रिवीजन करवाऊँ। इसीलिए जो मेरा वीडियो होता है लेंथी हो जाता है, परंतु कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाला होगा वो ऐसे वीडियोस को अवश्य देखेगा और रिवीजन के टाइम इसका रिवीजन की तरह भी यूज़ करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के अंदर। 10वां प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंक परियोजना छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित नहीं है? ठीक है, हमको बता। देखिए, जब कभी भी सिंचाई के लिए प्रॉब्लम होने लगती है, समस्याएं होने लगती है, ठीक है, तो सिंचाई के संकट को दूर करने के लिए दो नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ताकि जिस नदी में भी पानी की कमी होगी दूसरी नदी का इस पानी इसमें शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? सिंचाई पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। तो सिंचाई के संकट को दूर करने के लिए ही ये लिंक परियोजना, ठीक है, या फिर नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो इसमें बताना है 4 में से कौन सा ऐसा परियोजना जो है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? अहिरन खारंग लिंक परियोजना, रेहर अटेम, पैरी महानदी या फिर हसदेव केलो? इसमें से कौन सा आंसर जो है सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हसदेव और केलो लिंक परियोजना छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं स्थित है। ठीक है, क्योंकि हसदेव और केलो नदी में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, दूर, तो इतनी दूर वाली नदियों को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, मुश्किल है, जोड़ा जा सकता है बट मुश्किल है। हसदेव केलो के जगह अगर हसदेव केवाई परियोजना होता तो बन जाता। ठीक है, केलो के जगह क्या होना चाहिए था? हसदेव प्लस केवाई। ठीक है, हसदेव प्लस केवाई लिंक परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। अहिरन और खारंग लिंक परियोजना है, रेहर अटेम लिंक परियोजना भी है, पैरी और महानदी भी है, लेकिन हसदेव और केवाई है, हसदेव प्लस केलो नहीं है। एक और याद रख सकते हैं, महानदी और तांदुला, महानदी प्लस तांदुला लिंक परियोजना।
लिंक परियोजना, ठीक है, ये आप पांचवा याद रख लीजिए, ठीक है। ये 5 जो लिंक परियोजना छत्तीसगढ़ के अंदर अभी स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां प्रश्न है कि असुमेलित कथनों की पहचान कर उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। लेफ्ट में हमको शहरों का नाम दिया गया है, राइट में नदियों का नाम दिया गया है, और बताना है कि कौन कौन सा जो शहर है वो कौन से नदियों के तट पर है। जो उसमें असुमेलित दिया है उसको हमको पहचान करना है, ठीक है, असुमेलित का पहचान करना है। सिरपुर महानदी के तट पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मल्हार मनियारी नदी के तट पर है क्या, हमको ये बताना है, ठीक है। तो नहीं, मल्हार जो है ये मनियारी के तट पर नहीं, लीलागर नदी के तट पर है। मतलब दूसरा वाला जो है हमारा क्या है, असुमेलित है। मल्हार किस पर है, ये लीलागर नदी पर है, ठीक है, लीलागर के तट पर है। अच्छा, मनियारी के तट पर अगर कुछ शहरों का नाम याद रखिएगा, तालागांव, ठीक है, तालागांव जो है मनियारी नदी के तट पर है। तखतपुर के बाद लोरमी, ये सब जो है कहाँ है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत सारे नदियों और शहरों का नाम मैं भी बताने वाला हूँ, बट अभी इसके लिए याद रखिएगा कि मल्हार जो है लीलानगर नदी के तट पर है, तो ये जो असुमेलित है। जगदलपुर इंद्रावती के तट पर है, ये सही है। रायगढ़ केलो नदी के तट पर है, ये कथन भी सही है। कोंडागांव दूध नदी के तट पर है क्या, नहीं, गलत है, ठीक है। कोंडागांव जो हाँ नारंगी नदी के तट पर है। कोंडागांव आपको नारंगी नदी के तट पर मिलेगा, वहीं जो कांकेर है वो आपको दूध नदी के तट पर मिलेगा। मतलब 2, 5 और ये 6, ये जो है तीनों वो असुमेलित है, 2, 5 और 6। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखिए। अच्छा देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जो मल्हार है ना, ये मल्हार शहर बहुत ही पुराना है। इसका जो स्थापना करवाया था या बसाया था वो एक शरभपूरीय वंश का एक राजा था, ठीक है। शरभपूरीय वंश का एक शासक थे जिनका नाम था प्रसन्नमात्र, ठीक है, प्रसन्नमात्र। इन्होंने ही इस मल्हार शहर को लीलागर नदी के तट पर बसाया था, ठीक है ना। एक चीज़ और याद है कि रखिएगा कि जो कटघोरा है ना, कटघोरा ये आपको अहिरन नदी के तट पर मिलेगा, ठीक है, अहिरन नदी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए ये जो स्लाइड है आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट में शहरों का नाम दिया और राइट साइड में नदियों का नाम दिया है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे है। जैसे बिलासपुर अरपा के किनारे है, शिवरी नारायण महानदी, राजिम भी महानदी, सिरपुर महानदी, आरंग भी महानदी, तो ये सब जो थे महानदी के तट पर। तालागांव जो है मनियारी के तट पर, मनियारी पे तखतपुर लोरमी भी है। बारसूर जो है इंद्रावती के तट पर, जगदलपुर इंद्रावती, ये दोनों इंद्रावती। मल्हार जो है लीलागर, रायपुर खारू नदी के तट पर, रायगढ़ केलो नदी के तट पर, दुर्ग शिवनाथ, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर, कोरबा हसदेव, चांपा हसदेव, पीथमपुर भी जो हसदेव नदी के तट पर स्थित है, और नांद घाट किसमें, शिवनाथ नदी के तट पर, और कांकेर दूध नदी पर अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पुराने में इसको मैं बता चुका था कि नदियों के उनके लंबाई के क्रम में, ये सारा चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, और उसको ऑर्डर में अरेंज करने को दे देता है कि नदियों की लंबाई के घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। बस 2 चीज़ यहाँ पे और मैं नया क्या ऐड किया हूँ कि जो तांदुला नदी है इसकी जो लंबाई है 64 किलोमीटर है, कितना, 64 किलोमीटर अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो हॉफ नदी है इसकी लंबाई जो है 44 किलोमीटर है, याद रहेगा कितना, 44 किलोमीटर। चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 12 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि हसदेव नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो कथन है हसदेव नदी के बारे में वो सही है, और उसके बाद हमको उचित विकल्प का चयन करना है। इसका उद्गम देवघर की पहाड़ी सोनहत पठार से हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चांग बखार देवघर की जो पहाड़ी है, ठीक है, चांग बखार देवघर की पहाड़ी, वहीं से हसदेव नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चांग बखार देवघर की पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि देवघर की पहाड़ी है वो 1033 मीटर का है, ठीक है। देखिए दूसरा, प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता परियोजना इसी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। हसदेव नदी के ऊपर ही सबसे पहला बांध परियोजना जो कि मिनी माता बांध परियोजना था, जिसका नाम हसदेव बांगो भी है, याद रखिएगा, हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, हसदेव बांगो। ये किसके ऊपर है, हसदेव नदी के ऊपर ही स्थित है। ये देश का मतलब सॉरी प्रदेश का, अपने छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, याद रहेगा।
इसके ऊपर जो हसदेव बांगो यहाँ पे जो बांध है, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है जो कि 87 मीटर ऊंचा है। कितना? 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दूसरा भी सही। तीसरा, अहिरन और चोरनई इसकी सहायक नदियाँ, बिल्कुल सही है। अहिरन और चोरनई नदी जो है इस हसदेव नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार जो हमारा तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए। अच्छा, कोरबा मतलब ये जो हसदेव नदी है इसके तट पे कौन कौन सी नदी है, अगर आप याद रखना है तो रख सकते हैं। कोरबा, कोरबा जो है हसदेव नदी के तट पे। फिर इसके बाद आपको चांपा मिलेगा। पीथमपुर, ये हालांकि पीछे के स्लाइड में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। पीथमपुर ये जांजगीर चांपा में पड़ेगा। इसके बाद मनेंद्रगढ़। ठीक है, ये सभी के सभी शहर जो हैं हसदेव नदी के तट पर स्थित है। देखिए, जो हसदेव नदी है ये कोरिया, यहाँ पे कौन कौन से जिलों से अगर प्रवाहित होता है याद रखना है तो रख सकते हैं। कोरिया, इसके बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, कोरबा और जांजगीर चांपा, इन 4 जिलों से ये हसदेव नदी जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, हसदेव नदी घाटी जो है वो कोयला खदान के लिए फेमस है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। और हसदेव रामपुरा कोयला जो क्षेत्र है वो सरगुजा तक विस्तृत है, जो कि हसदेव नदी घाटी से ही शुरुआत इसकी होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, जो हसदेव नदी है इसकी कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 176 मीटर है, सॉरी 176 किलोमीटर है। ठीक है, 176 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो हमारा हसदेव नदी है उसके बारे में। ठीक है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा महानदी हो गया। ठीक है, महानदी में ये जो है शिवनाथ नदी जाके ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उद्गम कहाँ हुआ था, मैं बता चुका हूँ पहले। चांग बखार देवघर की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ। इसके ऊपर जलप्रपात अमृतधारा जलप्रपात, गौरघाट जलप्रपात और अकुरी नाला जलप्रपात। इसकी सहायक नदी में देखिए सबसे पहले कौन सी नदी आ गई, चोरनई नदी। फिर नीचे जाएंगे तो अहिरन नदी। अहिरन नदी का ही नाम जटाशंकर है। ठीक है, याद रखिएगा, अहिरन या फिर जटाशंकरी नदी भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस हसदेव नदी के ऊपर ही देखिए हसदेव बांगो बांध है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों का नाम भी याद रखिएगा, झिंग नदी, इसके बाद उतेंग नदी और एक तान नदी। ये सारी की सारी आपको याद रखना है कि हसदेव नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये इसकी लंबाई जो है 176 मीटर है, मैं पहले बता चुका। और ये यहाँ पे जो इधर से महानदी आ रही थी ऐसे, यहाँ पे इस महानदी में आके केरा सिलादेही के पास ये जो हसदेव नदी है महानदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है कि कोयराज, चिंदई और कुरकुट किसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोयराज, चिंदई और कुरकुट। मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी और शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांड नदी की सहायक नदियां हैं कोयराज, चिंदई और कुरकुट। ठीक है ना। मांड नदी की जो लंबाई है 155 मीटर। ठीक है, 155 मीटर इसकी लंबाई है। देखिए ये जो मांड नदी है ना, ठीक है, इस मांड नदी पर एक जलप्रपात है, पहले बचा चुका, सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात। जैसे आपको पता होगा कि चंदरपुर नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जहाँ पे चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ये चंदरपुर जो है वो मांड नदी प्लस महानदी प्लस लात नदी, ठीक है, इन तीनों नदियों के संगम पर ये चंदरपुर जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, जो ये मांड नदी है इसकी अगर ये प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति जिला से प्रवाहित होता है। ठीक है, कौन कौन सा? सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति, इन 3 जिलों से इसका प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। अच्छा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हमने किसके बारे में अभी देखा? मांड नदी के बारे में। ये तो देखिए यहाँ पे आप मैन पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, मैन पार्ट कहाँ? सरगुजा संभाग में, मतलब सरगुजा जिले में पड़ेगा। इस सरगुजा जिले में स्थित मैन पार्ट से ही मांड नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये हमारा मांड नदी ऐसे चला आ रहा है। ठीक है, और इस मांड नदी पर ही देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, ये सरभंजा जलप्रपात है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए आप, कुरकुट, इसके बाद ये कोयराज और ये चिंदई। ये तीनों नदियाँ जो है किस में आके मांड नदी में आके मिल जा रही है।
फिर आगे जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, मांड घाटी कोयला क्षेत्र है। ठीक है, इसी से ऐसे बहते हुए आके वापस यहाँ पे इधर से शिवनाथ नदी आ रहा है, सॉरी नहीं, महानदी आ रहा है इधर से, ये महानदी यहाँ पे चंद्रपुर हो गया, क्योंकि इधर से हमारा आ गया कौन सी, मांड नदी, यहाँ पे हो गया हमारा महानदी, और इधर से लात नदी। ठीक है, इसको मामला करके याद रखिएगा, ला, लात नदी का ला। ठीक है, ये मामला यहाँ पे जाके मिलते हैं चंद्रपुर में। ठीक है, तो ये मांड नदी का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर चाहे तो केलो नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये केलो नदी, ठीक है, यहाँ पे आपको लुडेंग की पहाड़ी दिख रहा होगा जसपुर के अंदर, इस लुडेंग की पहाड़ी से ही केलो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये केलो नदी यहाँ से ऐसे आया और उड़ीसा में जाके मिलेगा। इस केलो नदी की सहायक नदियाँ में देखिए, एक आपको नदी दिख रहा है कोलडेगा नदी, इसके बाद एक है राजर नदी। ठीक है, और इस केलो पर ही एक केलो बांध है। ठीक है, केलो बांध है, जिसका मैं पीछे नाम बताया था, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, इसी का नाम था। तो यहाँ पे इससे निकलते हुए उड़ीसा में महादेव पाली के पास जाके महानदी से मिल जाती है। ठीक है, यहीं पे अगर चाहें तो आप ईब नदी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। ठीक है, ईब नदी देखिए, यहाँ पे आपको पंडरा पाट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पाट प्रदेश जो है वहाँ पे आपको पंडरा पाट देखने को मिलेगा। इस पंडरा पाट में ही आपको खुर्जा की पहाड़ी देखने को मिलेगा। इस खुर्जा की पहाड़ी में एक रानी झूला नामक स्थान है। कौन सा, रानी झूला, पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, में रानी झूला नामक स्थान से ये हमारा जो ईब नदी है उसका उद्गम होता है। और ईब नदी जब आगे बढ़ती है तो इस नदी के ऊपर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, बेने जलप्रपात, जो कि ईब नदी के ऊपर हो गया। ये ऐसे निकलते हुए, ठीक है, जाके कहाँ, संबलपुर के पास महानदी में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने मांड नदी, इसके बाद केलो और ईब नदी, इन तीनों नदियों के बारे में हमने जान लिया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, वहाँ पे नहीं था ये अभ्यारण्यों का नाम, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार अभ्यारण्य, कौन सी नदी इन तीनों से गुजरता है, मांड नदी, ईब नदी, केलो नदी या फिर लात नदी, कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केलो नदी। केलो नदी जो है इन तीनों से गुजरता है। केलो नदी का हमने उद्गम भी अभी देखा, कहाँ से, लुडेंग। अच्छा ठीक है, मैंने शायद वहाँ पे गलती से जसपुर बता दिया था। ये लुडेंग की पहाड़ी, ठीक है, लुडेंग की पहाड़ी जो कि कहाँ है, लेलुंगा तहसील में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ, लेलुंगा तहसील, ये कहाँ पड़ेगा, रायगढ़ जिले में। ठीक है ना, वहाँ से इस केलो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, केलो नदी का उद्गम जशपुर से नहीं होता। ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक मैंने पीछे कह दिया। इसका उद्गम रायगढ़ जिले से होता है। कहाँ, लुडेंग की पहाड़ी से, जो कि लेलुंगा तहसील में पड़ता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ भी हमने देखा था, क्या क्या देखा था, कोलडेगा और राजर, कोलडेगा और राजर। ठीक है, फिर वहाँ पे बांध परियोजना भी देखा हमने, केलो बांध परियोजना, जिसको हम दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये था। अच्छा जो, ठीक है, बाकी हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15, इसके बारे में तो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है। तो चलिए 15वां प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, मत्स्य पुराण के अनुसार हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, प्राचीन नाम जो है बहुत सारी नदियों का है, बट यहाँ पे इन सारी नदियों के बारे में भी हम जानते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण के अनुसार जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानद। ठीक है, इसका नाम क्या है, महानद नाम है मत्स्य पुराण के अनुसार। देखिए, अब चाहे मत्स्य पुराण आपसे पूछ ले या फिर मार्कंडेय पुराण पूछ ले, वायु पुराण पूछे या फिर ब्राह्मण पुराण पूछे, ठीक है, इन तीनों चारों पुराण से अगर पूछेगा तो इसका प्राचीन नाम आपको महानद मारना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ देगा कि महाभारत या पद्म पुराण के अनुसार क्या नाम है हसदेव का, तो आपको याद रखना है हस्तु सोमा। ठीक है, हस्तु सोमा या फिर इसको दूसरा हस्ती सोमा भी कहा जाता है, हस्ती सोमा। ये दोनों नाम भी किसका है, हसदेव का ही। ठीक है ना, हसदेव नदी का ही ये भी नाम है, ये और ये दोनों। ठीक है, लेकिन किसके अनुसार, तो ये महाभारत में जो हसदेव नदी का किस नाम से वर्णन है, तो हस्तु सोमा या हस्ती सीमा के नाम से वर्णन है, या फिर पद्म पुराण के अंदर भी। ठीक है, मंदवाहिनी किसका नाम है, ये मंदवाहिनी या फिर एक और नाम याद रखिएगा, मंदवाहिनी या फिर मदंगा,
मदंगा, मदंगा या फिर मदवाहिनी, मंदवाहिनी जो नाम है ये मांड नदी का है, ठीक है, मांड नदी का। मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में मांड नदी का नाम जो है वो मंदवाहिनी से। किसके किसके कौन कौन से पुराण में भाई? मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, ठीक है। इन सभी पुराणों में मांड नदी का नाम मंदवाहिनी। अच्छा, निडिला किसका नाम है भाई? तो ये लीलागर नदी का, ठीक है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सॉरी, निडिला नदी था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां प्रश्न है कि ईब नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी जो ईब नदी की सहायक नदी नहीं है? हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है बट मैं बताता हूँ। खोरुंग नदी, डोरकी नदी, मैनी नदी या फिर कोल्डेगा नदी। तो देखिए कोल्डेगा नदी तो हमने पहले बताया था, ये कोल्डेगा नदी जो है ईब की नहीं, ये केलो की सहायक नदी है, ठीक है। कोल्डेगा और राजर जो है किसका बताए थे? केलो नदी का सहायक हमने बताया था, ठीक है। बाकी खोरुंग, खोरुंग और डोरकी और मैनी, ठीक है, मैनी, इनका स्थान कहीं और भी हो सकता है बट मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ईब नदी की सहायक नदी खोरुंग, डोरकी और मैनी, इन तीनों नदियाँ जो है ईब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कोल्डेगो केलो नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ईब नदी की जो लंबाई है ना, ईब नदी की लंबाई ये 202 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 87 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है। ईब नदी की लंबाई 202 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 87 किलोमीटर ही बहती है। जो ईब नदी है इसमें सोने का कण पाया जाता है, ठीक है। सोने का कण जो है ईब नदी के अंदर पाया जाता है। इसकी और एक सहायक नदी का नाम याद रखिएगा, सीरी नदी, ठीक है। एग्जाम में ये सारे कुछ भी सहायक नदी पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको याद रखना है, सीरी नदी, खोरुंग, डोरकी और मैनी नदी, ठीक है। इसके ऊपर ईब नदी के ऊपर एक जलप्रपात तो आपने देख रहे हैं यहाँ पे बेने जलप्रपात है, ठीक है, ईब नदी के ऊपर। लेकिन आपको दो और जलप्रपात का नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे बना देते हैं हम गुल्लू जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, ठीक है, वो भी ईब नदी के ऊपर ही है। और एक मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ आपके लिए, छुरी जलप्रपात, ठीक है, छुरी जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात आपको ईब नदी के ऊपर का याद रखना है। ये था हमारा आज का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। कैसा लगा आपको आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपका कितना सही हो रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इन सारे वीडियो से आप अपने आप को आकलित कर सकते हैं, आप खुद का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो टोटल 2 वीडियो मैंने भाग 1 लाया और भाग 2 महानदी अफवाह तंत्र का, इतना जो है आपके लिए रिवीजन के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।